अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज से हम शुरू करेंगे ऐसे राइटिंग पे एक सीरीज़ जिसका आज लेक्चर 1 है और आज हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को। टाइप्स ऑफ ऐसे पे वीडियो मैं पहले भी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, जिसमें हमने एग्जाम्पल के ज़रिए डिस्क्रिप्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के जो टॉपिक्स हैं उनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं वो बड़ी डिटेल में वहाँ पे हमने बात की थी। आज से हम शुरू करेंगे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे को हम बाद में करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप 100 नंबर के जो ऐसे का पेपर है उसका अगर आप एनालिसिस करो, चाहे वो CSS हो या PMS हो, तो जो आपको ज़्यादा टॉपिक्स नज़र आएंगे वो आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक्स नज़र आएंगे। आज से कोई 5 से 10 साल पहले तक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज हो गया। अब ज़्यादा टॉपिक्स आर्ग्यूमेंटेटिव ही होते हैं और बच्चे अक्सर फेल भी इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो किस तरह से प्रिपेयर करके गए होते हैं, कॉजेज, इम्पैक्ट्स, वे फॉरवर्ड, लिमिटेशंस, ऑब्लिगेशंस, प्रोस्पेक्ट्स वगैरह। जब उनको इस तरह का कोई वर्ड टॉपिक्स में नज़र नहीं आता तो क्या करते हैं, वो वहाँ पे बौखला जाते हैं, फिर वो आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक को डिस्क्रिप्टिवली अटेम्प्ट कर देते हैं। इसलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप टॉपिक्स को देखकर पहचान पाओ कि आपने इस टॉपिक को किस तरह से आगे अटेम्प्ट करना है। तो हम पहले आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को करेंगे और कोशिश करेंगे कि तहसीलदार के पेपर से पहले हम कोई 10-15 आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को सॉल्व करें, उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे पे बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव अगर आपको आर्ग्यूमेंटेटिव लिखना आ गया तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपके लिए बहुत ईजी होगा। और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को आपको पता है कि हम परसुएसिव या परसुएसिव ऐसे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, अपने आर्ग्यूमेंट्स के जरिए एग्जामिनर को परसुएड करने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप अपना एक स्टांस लेते हो, उस स्टांस पे आप डटे रहते हो, शुरू से एंड तक क्या करते हो, आप उसी स्टांस के हक में अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हो, एग्जांपल्स के थ्रू प्रूफ करते हो, केस स्टडीज वगैरह देते हो। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ ये कि किस तरह से पता चलेगा कि ये टॉपिक आर्ग्यूमेंटेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है। आपने सिर्फ कुछ पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है। उन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आप कोई 4-5 साल के जो PMS के या CSS के पेपर्स हैं ना, उनके पेपर्स को रीड करें और देखें कि कौन सा टॉपिक डिस्क्रिप्टिव है और कौन सा टॉपिक आर्ग्यूमेंटेटिव है। तो आप बड़े ईजी से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इन दोनों में। ठीक है, अब वो कुछ पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने देखना है कि आया कि जो उसने फ्रेज दी है, स्टेटमेंट दी है या सेंटेंस दिया है, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है हमारे ऐसे का वो कितनी है। अगर तो वो 2 सब्जेक्ट मैटर्स हैं और दोनों ही पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन दोनों को आर्ग्यूमेंटेटिवली अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर उसने सिर्फ इतना लिख के आपको दे दिया है कि भाई इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो अगर जिस बंदे ने डिस्क्रिप्टिव किया हुआ है, ठीक है, वो कैसे इसको आगे लेके चलेगा, उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि उसने इस टॉपिक को नैरो डाउन भी नहीं किया होगा। तो टॉपिक क्रैक होगा तो आप उसको नैरो डाउन कर पाओगे और नैरो डाउन करने के बाद आप उसका एक क्वेश्चन बना पाते हो, फिर उस क्वेश्चन का आंसर क्या करते हो, आप अपने थीसिस स्टेटमेंट में देते हो। जब आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना कि पहले आप टॉपिक क्रैक करते हैं, फिर उसको नैरो डाउन करते हैं, फिर उस पर खुद से क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर अपने थीसिस स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो आपके जो पास होने की रेशियो है बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको करेक्ट वे में अटेम्प्ट किया होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि भाई अगर 2 पॉजिटिव सब्जेक्ट मैटर्स हैं तो आपने उसको आर्ग्यूमेंटेटिवली ही अटेम्प्ट करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक सब्जेक्ट मैटर आपका नेगेटिव है और दूसरा सब्जेक्ट मैटर आपका पॉजिटिव है, उसको भी आपने हमेशा आर्ग्यूमेंटेटिवली ही अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डेमोक्रेसी है ये भी पॉजिटिव है और जो इलिटरेसी है ये हमारे पास नेगेटिव है। अब ऊपर वाले में दोनों क्या थे, दोनों पॉजिटिव मीनिंग दे रहे थे, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसी तरह से ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें और का वर्ड आ जाता है, ठीक है, वो भी हमेशा आर्ग्यूमेंटेटिवली अटेम्प्ट की जाती है, जैसे जेंडर इक्वालिटी, मिथ और रियलिटी। अब जब मिथ और रियलिटी है तो जाहिर बात है अगर कोई बच्चा मिथ पे भी बात कर रहा है और रियलिटी पे भी बात कर रहा है तो वो ऐसे फेल ही होगा ना। फिर अब आपने या तो मिथ का स्टांस लेना है या रियलिटी का स्टांस लेना है। अगर आपने मिथ का लेना है तो आपने एंड तक मिथ को ही प्रूव करना है, और अगर आपने रियलिटी का लेना है तो आपने एंड तक क्या करना है, रियलिटी को ही प्रूव करना है। तो ये तो हो गए 3 पॉइंट्स ये। उसके अलावा जितने भी प्रोवर्बियल टॉपिक्स होते हैं या कोटेशन बेस्ड टॉपिक्स होते हैं ये भी आर्ग्यूमेंटेटिवली ही अटेम्प्ट किए जाते हैं। उसके अलावा एक और अहम पॉइंट है
ऐसे क्वेश्चन बेस्ड स्टेटमेंट जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको हमेशा आर्गुमेंटेटिवली अटेम्प्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ, यस में आंसर करना है या नो में आंसर करना है, और दोनों सूरतों में आपने क्या करना है, अपने मौक़िफ़ को, अपने स्टांस को आर्गुमेंट्स के जरिए प्रूव करना है। तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स जिनके ज़रिए आप अंदाज़ा लगा लेते हो, आप पहचान पाते हो कि भाई ये जो टॉपिक मेरे सामने है, जो एग्जामिनर ने मुझे पेपर में टॉपिक दिया है, इसको मैंने किस वे में लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद एक और अहम चीज़ आर्गुमेंटेटिव ऐसे को अटैम्प्ट करते हुए जो कि जहन में रखना ज़रूरी है, वो ये कि अब जब आपको पता चल गया कि मेरी स्टेटमेंट जो है ये आर्गुमेंटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, आप उसको, अगर उसने नैरो डाउन करके नहीं दिया, आप उसको नैरो डाउन करते हो, उसका क्वेश्चन बनाते हो, फिर उसका थीसिस स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करते हो। तो उससे पहले एक और चीज़ जो कि ज़रूरी है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास टॉपिक है, आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है, वो डिबेटेबल है या नॉन डिबेटेबल है। ठीक है, अब डिबेटेबल और नॉन डिबेटेबल जानना क्यों ज़रूरी है, जब हम थीसिस स्टेटमेंट करेंगे ना, उसमें जब हम एंटी थीसिस ऐड करेंगे फिर आपको समझ आएगा कि क्यों ज़रूरी था ये फ़र्क जानना, कि आपको पता हो कि आप जो टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हो वो डिबेटेबल है या नॉन डिबेटेबल है। आज हम बात सिर्फ ये यहाँ तक डिस्कस करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब जो डिबेटेबल होती है उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना, वो हमेशा ओपन टू डिस्कशन होता है और डिसएग्रीमेंट होता है। लाइक एक टॉपिक आया, उस पर मेरा स्टांस कुछ और होगा, ठीक है, आपका स्टांस कुछ और होगा। ठीक है, जैसे AI हैज़ इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मैं कहती हूँ कि हाँ भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसने अनएम्प्लॉयमेंट को बड़ा बढ़ा दिया, आप आगे से आर्ग्यूमेंट देते हो कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरे पास जो डाटा है, मेरे पास जो केस स्टडीज़ हैं, मेरे पास जो एविडेंसेस हैं, उनके मुताबिक तो AI ने बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस स्टेटमेंट पे मेरे अगेंस्ट पर्सपेक्टिव मौजूद है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो होंगे ये क्या होंगे, डिबेटेबल होंगे। फिर ऐसे टॉपिक्स पे हम एंटीथेसिस भी देते हैं। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, कुछ कहेंगे भाई मिथ है, कुछ कहेंगे कि रियलिटी है। ठीक है, फिक्स्ड स्टांस नहीं है ना, डिस्कशन है, एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये हो गए डिबेटेबल टॉपिक्स। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है नॉन डिबेटेबल। अब नॉन डिबेटेबल या तो वो क्लियर फैक्ट होगा, ठीक है, या कोई ऐसा टॉपिक होगा, कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसी फैक्चुअल बात होगी जिसको आप डिसएग्री कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, वो फिक्स है। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि भाई स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए बड़ी नुकसानदेह है, तो आपको लगता है कोई बंदा ये कहेगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और उस पर वो एविडेंस भी दे कि स्मोकिंग जो है वो जी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है ही नहीं। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। तो जो लिटरेसी है, जो एजुकेशन है, वो तो भाई डेमोक्रेसी के एक एसेंशियल में से है। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई लिटरेसी के बगैर, एजुकेशन के बगैर जो डेमोक्रेसी है वो फिर फंक्शनल हो सकती है। ठीक है, तो नॉन डिबेटेबल में हमारे अगेंस्ट पर्सपेक्टिव मौजूद नहीं होता, हमने बस अपना स्टांस लेना है। ठीक है, जो उसने हमें स्टेटमेंट दी हुई उसको प्रूव करना होता है एंड पे, उसका एंटी मौजूद नहीं होता। जबकि जो डिबेटेबल है ना, इसमें एंटी मौजूद होता है। इसमें हमने अपने आर्ग्यूमेंट के साथ अगले बंदे का जो आर्ग्यूमेंट है, जो हमें पता होता है कि एग्जिस्ट कर रहा है, उस आर्ग्यूमेंट को एक्नॉलेज भी करना होता है कि हाँ भाई ये ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम साथ ही अपने आर्ग्यूमेंट के जरिए उस आर्ग्यूमेंट को रेफ्यूट कर देंगे कि भाई हाँ ऐसी बात तो है, लेकिन मेरे आर्ग्यूमेंट्स के मुताबिक जो आपका पॉइंट है ना वो थोड़ा वीक है, मेरे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मौजूद है, इसलिए मेरा स्टांस क्लियर है और वाइट है मेरा स्टांस। ठीक हो गया, अगले बंदे को आप डायरेक्टली रेफ्यूट नहीं कर दोगे, डायरेक्टली उसको नहीं कह दोगे भाई ये तो गलत है, ऐसा है ही नहीं, जो मैं हूँ बस मैं हूँ, जो मैंने कह दिया बस वही फैक्चुअल बात है। तो डिबेटेबल में हमेशा आप एंटीथेसिस लाजमी ऐड करते हो, जिससे आपके पास होने की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले तो आपने ये करना है कि भाई कुछ पेपर्स का एनालिसिस करना है, उसमें आपने टॉपिक्स को देखना है कि टॉपिक्स किस तरह से एग्जामिनर ने दिए हैं, आप किस तरह से अटेम्प्ट कर पाते हो। फिर हम कुछ जो उसने फ्रेजेस दिए होंगे, ठीक है, या कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उनका हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आगे थीसिस स्टेटमेंट लिखना ज़रा आसान हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस पे होगा, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम थीसिस स्टेटमेंट पे और आउटलाइन पे बात करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने एवेल्युएशन करवानी है तो मैं लिंक में अपनी मेल शेयर कर दूंगी, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं 3 से 4 दिनों में जो आपका जो रिटर्न होगा, पैराग्राफ लिखते हो, ऐसे लिखते हो, कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हो, वो मैं एवेल्युएट करके दे दूंगी। और जो हमने पहले
कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं जिसमें थोड़ा डिटेल में बात की है टाइप्स ऑफ ऐसे पे, डिस्क्रिप्टिव पे, आर्गुमेंटेटिव पे। आप वो भी देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।